था कि हम इस मुकाम पर भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस दौरान दिवाली भी आनी थी, इस दौरान इलेक्शन भी आने थे, इस दौरान नया वर्ष भी आना था, इस दौरान सर्दियों की छुट्टियां भी होनी थी, बहुत सारी बातें थी। लेकिन आपके सहयोग से, झूम के साथियों के सहयोग से, यूट्यूब के साथियों के सहयोग से ये सब संभव हो पाया। बिल्कुल। और आज हम देखिए ना, 7वें अधिवेशन के लास्ट सेकंड डे जो है उस पर आन खड़े हैं। केवल 2 दिन की बात है, और 2 दिन में भी आज तो बहुत कम चर्चा होनी है। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या विषय पर चर्चा होगी। तो ये आपने जो सहयोग किया वो अतुलनीय है, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, अभिनंदन योग्य है। यूट्यूब के साथी आज रविवार है फिर भी जुड़ गए हैं, सर्दियां हैं फिर भी जुड़ गए हैं। बड़ी ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही है राजस्थान में, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग लगातार इससे जुड़े हुए रहे। हमारे कुछ मित्र कह रहे थे इलेक्शन के दौरान हम तो पोलिंग बूथ के अंदर थे, फिर भी इस सब चीज़ों को देख रहे थे, ऐसे मेरे नरपत भाई कह रहे हैं। इसलिए तो मैं आप लोगों का साधुवाद देता हूँ। तो ये जो आपने जुनून दिखाया है, भारत के संविधान को समझने का जो जुनून दिखाया, उसके लिए मेरा व्यास विश्वविद्यालय आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, आपको साधुवाद ज्ञापित करता है। साथियों, 7 जनवरी 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर हम आज चर्चा करने वाले। मेरे यूट्यूब के जो साथी हैं, पवन जी, संदीप जी, सूरज जी, सैया यादव जी, विकास जी, राधा जी, राम निवास जी, बुद्धराज जी, छोटे मल जी मीणा साहब, हचलाल जी यादव साहब, मंतोष कुमार जी, सोनू प्रजापति जी, सभी से मेरा निवेदन है, मैं मानता हूं, जानता हूं कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी, इसलिए तो मैं सबसे पहले आकर आपका आभार व्यक्त करता हूं। तो आज हमको स्टार्ट कर लेना चाहिए। 7 जनवरी 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे 7 जनवरी 2024 को। पहले से बता दिया मैंने कि आज थोड़ी संक्षिप्त चर्चा होगी। आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि संक्षिप्त चर्चा क्यों होगी। उसका कारण है दोस्तों, 7 जनवरी 1949 को शुक्रवार था, और शुक्रवार की वजह से जो हमारे संविधान सभा के जो मुस्लिम सदस्य हैं उन्हें नमाज पढ़ने जाना होता है, इसलिए संविधान सभा की बैठक जल्दी समाप्त कर दी जाएगी। जरा देखिएगा आज हमारे एजेंडे में क्या क्या है। ये देखिए, 7 जनवरी 1949 लिखा हुआ है, वार शुक्रवार लिखा हुआ है, भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट। और यहां देखिए, आप इसको देखिए, 2357 ये पेज संख्या है, 2357, और इसके बाद में लिखा हुआ है 2386, यानी 2357 से लगाकर 2386, यानी 29 पेजेस पर आज हम चर्चा करने वाले। 29 में पहला पेज तो यही है, तो पीछे बच गया 28 पेज। तो आज कुल मिलाकर 28 पेजेस पे चर्चा होगी। रोजाना चर्चा हम करते हैं, कभी 60 पेज, कभी 65 पेज, कभी 70, कभी कभी 90 पेजेस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। तो आज हमारी चर्चा 29 पेजेस पर है, कम चर्चा होगी, लगभग 1 घंटा आपको इसके अंतर्गत जुड़े हुए रहना है। फीडबैक आज भी आएगा, आज भी आपको फीडबैक देना है, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिए। संविधान का मसौदा जारी, आज आर्टिकल 149, आर्टिकल 63, 64 और 65 पर विचार होगा। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे, आर्टिकल 149 से वापस 63, 64 और 65 कैसे आगे बीच में? तो मेरे मित्रों ने जूम के माध्यम से मुझसे प्रश्न पूछा था कि सर हमने महान्यायवादी पर चर्चा की नहीं, बीच में छोड़ दिया। जो आजकल हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 है, उसमें महान्यायवादी का उल्लेख है, हमने तो महान्यायवादी पर चर्चा ही नहीं की। इसी प्रकार से सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ये सब जानते हैं। आर्टिकल 77 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के नाम से सभी कार्य किए जाएंगे, अगर आपको याद हो तो। और 78 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख 76, 77 और 78, ये जो 3 अनुच्छेद लगातार आते हैं, 76 में महान्यायवादी, 77 में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से, 78 में प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य, यही आज आर्टिकल 63, 64 और 65 के रूप में आपको दिखाई देंगे। पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 149। आप मुझसे पूछेंगे 149 क्या है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर 2026 में परिसीमन होने वाला है। परिसीमन की जो डेट है 2026 तक की है, तो कितनी जनसंख्या पर एक विधानसभा सदस्य होगा, इन सारे मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। कल भी कुछ ऐसी ही चर्चा थी। कैसी चर्चा थी? कोई कह रहा था 1 लाख की जनसंख्या पर होना चाहिए एक प्रतिनिधि, कोई कह रहा था 75,000 की जनसंख्या पर होना चाहिए।
कोई कह रहा था अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 300 होनी चाहिए, कोई कह रहा था 375 होनी चाहिए, कोई कह रहा था 400 होनी चाहिए, कोई कह रहा था 450 होनी चाहिए, कोई कह रहा था 500 होनी चाहिए। ये सारी चर्चाएं आज होगी। तो दिग्विजय राजपुरोहित साहब आज जरूर इस बात को ढंग से देख लीजिएगा, बड़ा आपको आनंद आने वाला है। हम आज के वर्तमान संविधान के जो अनुच्छेद है उनकी पृष्ठभूमि आज देखने वाले हैं कि वो अनुच्छेद किस रूप में संविधान में अस्तित्व में आए। हम बात कब की करेंगे? 7 जनवरी 1949 की। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 7 जनवरी 1949 की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरे कई साथी कहते हैं अरे सर आप आर्टिकल गलत बता रहे हैं, ये आर्टिकल में तो ये लिखा हुआ है। अरे मैं जो आज का जो आर्टिकल है उस आर्टिकल की पृष्ठभूमि क्या है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। संविधान सभा में वो आर्टिकल दूसरे रूप में था और संविधान में जब आया वो दूसरे रूप में आया। तो ये सब जोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल मैंने सबको नमस्ते कह दिया। अब आ जाइए आप। HC मुखर्जी सुबह 10 बजे संविधान सभा में सभापतित्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। आर्टिकल 149 पर चर्चा। डॉक्टर HC मुखर्जी कह रहे हैं कि अब चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं L कृष्णा स्वामी भारती जी जो कि मद्रास के हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा उनकी बात को देख लीजिए। वो कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 149 पर व्यापक वाद विवाद हो रहा है। उपखंड 3 बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्णमाचारी ने प्रतिनिधित्व माप को घटाकर 75,000 पर एक प्रतिनिधि कर देने के उद्देश्य से 2 संशोधन पेश किए हैं। चर्चा चल रही है कि विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। यूट्यूब वाले थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, चर्चा इस विषय पर चल रही है कि विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम, अधिकतम, और कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लिया जाना है, इस बात पर चर्चा चल रही है। तो इसी पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खंड में ये माप रखा गया है कि प्रत्येक लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि हो और आगे चलकर सदस्यों की संख्या की सीमा अधिकतम 300 रख दी गई है। यदि श्री कृष्णमाचारी के संशोधन को स्वीकार कर लिया गया तो उसका यह प्रभाव होगा कि 75,000 की आबादी पर एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं लिया जाएगा और सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होगी। निश्चयात्मक रीति से यह नहीं कहा जा सकता कि किसी विधानमंडल की सदस्य संख्या में वृद्धि करने से उसकी कार्यकुशलता बढ़ जाती है या नहीं, किंतु संयुक्त प्रांत और मद्रास जैसे कुछ बड़े प्रांतों ने यह इच्छा प्रकट की है कि संख्या में ऐसी वृद्धि की जाए और संभवतः ये ठीक होगा कि हम उनकी बातों को मान लें। पर साथ ही साथ मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि हमारे लिए ये आवश्यक नहीं होना चाहिए कि हम उतने सब स्थान भर दें जितने की अधिकतम संख्या में निर्दिष्ट हो। कृष्णा भारती जी अपने विचार रख रहे हैं। ये मद्रास से संविधान सभा के मेंबर हैं और बात इस पर चल रही है कि कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लिया जाना चाहिए, कि 500 अधिकतम हो, 450 अधिकतम हो, इसी विषय पर चर्चा चल रही है। वो कृष्णा स्वामी भारती जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं अमेरिका का। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, अमेरिका में यद्यपि प्रतिनिधि मान इस प्रकार निश्चित किया गया है कि 30,000 के पीछे एक प्रतिनिधि हो, किंतु मुझे पता लगा कि वास्तव में ये इससे 10 गुनी संख्या के पीछे एक प्रतिनिधि होता है। यदि 30,000 के पीछे एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता तो सीनेट में 4,000 प्रतिनिधि होते, किंतु वास्तव में वहां प्रतिनिधि इससे बहुत कम है। और इसलिए यह बात याद रखनी चाहिए कि यद्यपि अधिकतम संख्या क्या हो यह निर्धारित कर दिया गया है, वास्तव में सदस्य संख्या क्या हो यह निश्चित करना प्रांतीय विधानमंडलों का ही काम है। किसी भी राज्य के विधानमंडल में कितने सदस्य संख्या होनी चाहिए, कृष्णा स्वामी भारती जी कह रहे हैं कि यह प्रांतों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। आप बात को समझ रहे हैं? फिर वो आगे कह रहे हैं कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि यदि बाद में कोई राज्य भारतीय संघ में प्रवेश करे या विलीन हो तो उसके लिए कुछ और प्रतिनिधि बढ़ाए जा सके, ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए। किंतु इस संदर्भ में देखिए प्रॉब्लम क्या है। अभी आपने बता दिया कि राजस्थान में समझ लीजिए 200 प्रतिनिधि होंगे या गुजरात में 40 प्रतिनिधि होंगे या यूपी में 400 प्रतिनिधि होंगे। अगर आपने ये तय कर दिया, बात 7 जनवरी 1949 की चल रही है। अभी तो कई सारी रियासतों का एकीकरण भी हो रहा है, अभी राज्यों का पुनर्निर्माण भी होगा, कुछ प्रदेश यहां से उधर चला जाएगा, वहां से इधर प्रदेश आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर एक बार जन प्रतिनिधि कितने होंगे ये तय कर दिया तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी राज्यों का पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। मेरे सारे मित्र जानते होंगे कि आज जो आपको भारत दिखाई दे रहा है
वो तो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। आप जानते हैं 7वां संविधान संशोधन हम लोगों ने किया था, और 7वां संविधान संशोधन करके हमने 1956 में कई राज्यों का पुनर्गठन किया था, ये शायद आप लोगों को मालूम होगा। तो इस प्रकार की परिस्थितियों में जब राज्यों का पुनर्गठन होना बाकी है, कुछ राज्य के प्रदेश इधर से उधर जाएंगे, तो एक बार संख्या फिक्स कर दी तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। चलिए, तो ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए, ये सब बातें किसने कही थी? ये सब बातें कृष्ण स्वामी भारती जी ने कही थी। फिर वो कह रहे हैं कृष्ण स्वामी भारती जी कि कल श्री टीटी कृष्णमाचारी ने ये कहा था कि संख्या को कम करके 75,000 करने के विचार के पीछे ये प्रयोजन है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए ये व्यवस्था की जाए, अर्थात जिससे पिछड़े हुए क्षेत्रों में अनुपात कुछ कम हो जाए, अर्थात उन क्षेत्रों में प्रत्येक 75,000 लोगों के लिए एक प्रतिनिधि होगा, ऐसा कल कृष्णमाचारी जी ने अपनी बात को रखते समय कहा था। फिर वो कह रहे हैं कि हम प्रत्येक स्थान पर 82, 884, 824 नहीं रख सकते, ये तो लाजमी है कि कुछ भिन्नताएं तो होगी, किंतु विभिन्नता अधिक नहीं होनी चाहिए। एक निर्वाचन क्षेत्र में 75,000 हो तो दूसरे में 2 लाख, ऐसा नहीं होना चाहिए। कृष्ण भारती स्वामी जी कह रहे हैं कि जब भी किसी राज्य की विधानसभा की सीटों का आप निर्धारण करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूपी में अलग फॉर्मूला हो और एमपी में अलग फॉर्मूला हो, आप राजस्थान में अलग फॉर्मूला अपनाएं। फॉर एग्जांपल, उनका कहने का आशय यह है कि राजस्थान में तो आप 75,000 की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को ले रहे हो और यूपी में 2 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति ले रहे हो, ऐसा फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, वो ऐसा कह रहे हैं। तो एस नागपाल जी मद्रास के हैं, वो कह रहे 2 लाख नहीं भाई, 1 लाख, 1.5 लाख। तो एल कृष्ण स्वामी भारती जी कह रहे हैं यहाँ 1.5 लाख नहीं है, प्रतिनिधित्व के एकविध माप के सिद्धांत को स्वीकार किया जाना चाहिए, जहां तक व्यवहार्य हो एक रूपता होनी चाहिए। पूरे भारत में सभी राज्यों में विधानसभा की सीटों का निर्धारण करने के लिए एक सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए, जो भी संख्या तय करो वो संख्या एक होनी चाहिए। अनिल भाई क्या कह रहे हैं? हमारे उत्तर प्रदेश में 403 है, बिल्कुल मैं ऐसा ही कहना चाह रहा हूं। तो इसका कारण है कि वहां जनसंख्या ज्यादा है, तो जनसंख्या के आधार पर विधानसभा की सीटों का निर्धारण होना चाहिए और जनसंख्या का जो फॉर्मूला है वो एक जैसा होना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं और ऐसा ही वो कहना चाह रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनसंख्या का फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, ऐसा कृष्ण स्वामी भारती जी अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। तो कृष्ण स्वामी भारती जी के उद्बोधन के बाद में कुलधर चालिया आते हैं, जो कि आसाम से है। कल भी उनके विचारों को हमने जाना था, कल भी उन्होंने कहा था कि भाई हमारे आसाम में भी बहुत सारे मेंबर्स बाहर से आ गए, तो आप जनगणना करते समय आप 1941 की जनसंख्या अगर काउंट करके हमारे यहाँ पर सीटों का निर्धारण कर देंगे तो हमारे यहाँ गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 1941 में जनसंख्या अलग थी और देश के विभाजन के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। जरा देखिएगा कुलधर चालिया जो कि आसाम से है, वो क्या कह रहे हैं, जरा देख लेते हैं। पूर्ववर्ती वक्ता के तर्क को समझना वास्तव में कठिन है, उनकी अपनी कठिनाइयां हैं। कुछ कारणों से गत जनगणना ऐसे ढंग से हुई थी, इससे यह पता नहीं चल सका कि वहां की जनसंख्या कितनी है। जनगणना में ऐसी गड़बड़ की गई थी कि सत्तारूढ़ दल ने अपनी इच्छा अनुसार आंकड़े बना लिए। वास्तव में कुछ जातियों की संख्या बढ़ा दी गई और आंकड़ों को इस प्रकार गढ़ा गया कि ठीक आबादी ही दर्ज नहीं की गई। प्रमुख जाति की संख्या इतनी घटा दी गई कि वह केवल 39.2 ही रह गई। हम देखते हैं कि वन जाति की संख्या बढ़कर 29% हो गई, मुसलमान लगभग 22% हो गए और परिगणित जातियां लगभग 5% हो गई। यदि उचित प्रकार से जनगणना की जाए तो शायद प्रमुख जाति और बढ़ जाएगी। अतः आसाम में भी जनगणना अपेक्षित है। मैं श्री लक्ष्मीकांत मैत्र की इस बात का समर्थन करता हूं कि आसाम में नई जनगणना होनी चाहिए, अन्यथा प्रमुख जाति को बहुत गंभीर और कठोर आघात लगेगा, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। जातीय जनगणना की बात देश भर में अभी चल रही है। अब जातीय जनगणना के बीच में इस प्रकार कुलधर चालिया जी का ये जो उद्बोधन है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कह रहे हैं ये आवश्यक है कि स्थान निश्चित करने में और विभिन्न जातियों में स्थानों का वितरण करने में हमें प्रत्येक के साथ न्याय करना चाहिए। पिछली जनगणना में आंकड़ों को इस प्रकार गढ़ा गया था कि आसाम में प्रमुख जाति अल्पसंख्यक बन गई और यदि तथाकथित अल्पसंख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित कर दिए गए तो मेरे विचार से प्रमुख जाति और भी कम हो जाएगी और उन्हें संविधान में कोई उचित स्थान नहीं मिलेगा।
बात यह है कि प्रमुख जाति पिछली जनगणना में जो कि सत्तारूढ़ दल द्वारा की गई थी पहले से हानि उठा चुकी है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद में वो कह रहे हैं इसके अतिरिक्त पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल से कुछ लोग निष्क्रमण करके आसाम चले गए थे, पानी पीना है, आसाम चले गए थे। कुछ विशेष परिगणित जातियां हैं और अन्य जातियों के सदस्य हैं जिनकी गणना ठीक गणना होनी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ मास पूर्वी पाकिस्तान चले जाते हैं और फिर वहां से लौट जाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी दिक्कतें हुई है आसाम में, बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से यहाँ आ गए, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो जनगणना के जो सही आंकड़े हैं वो नहीं आए हैं, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। उनके इस उद्बोधन के बाद में नागपा जी आते हैं, एस नागपा जी। वो क्या कह रहे हैं वो देखिए, आप जानते हैं 2014 में हम लोगों ने आंध्र प्रदेश का विभाजन करके एक नया स्टेट तेलंगाना बनाया था, आप जानते हैं अच्छी तरह से। और आंध्र प्रदेश के विभाजन कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ये भी आप शायद जानते होंगे क्योंकि ये तो महज 10 साल पुरानी बात है। लेकिन आप शायद ये भी जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 की बात है। आंध्र प्रदेश जब राज्य बना था उससे पहले ही संविधान सभा में आंध्र प्रदेश के संदर्भ में बहुत सारी चर्चा हुई। मैंने पहले भी चर्चा में ये कहा था कि जिस छत्तीसगढ़ को आज हम देखते हैं, हमको लगता है छत्तीसगढ़ 2000 में बना, इससे पहले शायद ही चर्चा हुई होगी। हमको लगता है कि झारखंड 2000 में बना तो शायद ही उससे पहले चर्चा हुई होगी। ऐसा नहीं है। झारखंड पे भी चर्चा संविधान सभा में हुई, छत्तीसगढ़ पे भी चर्चा संविधान सभा में हुई और तेलंगाना जैसे विषय पर भी चर्चा संविधान सभा में हुई। आंध्र प्रदेश 1953 में बना, लेकिन 1949 को संविधान सभा में आंध्र प्रदेश पर भी चर्चा हुई। ये बात हमको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो एस नागपा जी क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, विशेषतः रायलसीमा के प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण से तो ये तो और भी महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि मूलभूत सिद्धांत के अनुसार कोई पाशंग नहीं है, कोई पाशंग यानी वजन की मांग नहीं कर सकता, किंतु ये एक सांप्रदायिक पाशंग नहीं है। हम सामाजिक अथवा राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए होने के आधार पर कुछ नहीं मांग रहे हैं। ये क्षेत्र आर्थिक दृष्टिकोण से शताब्दियों और युगों से पिछड़ा हुआ है और इस कारण से इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने से ये होगा कि इसके प्रतिनिधि यहाँ के निवासियों के उद्धार के लिए प्रयत्न करेंगे। इसी कारण रायलसीमा के लोग, विशेषतः आंध्र देशवर्ती लोग 1937 में स्त्री बाग संधि नामक एक समझौते के लिए सहमत हो गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि रायलसीमा और सरकार प्रदेशवासियों के बीच में प्रतिनिधित्व 6:5 के अनुपात से होगा। रायलसीमा में 5 जिले हैं और सरकार में 6, और इन 11 जिलों में एक समझौता कर लिया कि प्रतिनिधित्व 6 और 5 का रहेगा। यहां तक कि मंत्रिमंडल में भी यह अनुपात रह सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। इस बीच में एल कृष्णा स्वामी जी कह रहे हैं मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व किस अनुपात से हो, ये बात समझौते में थी नहीं, आप कैसे कह रहे हो। तो एस नागपा जी कह रहे हैं हम इस प्रतिनिधित्व की मांग तमिलनाडु से नहीं कर रहे। संविधान में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार मद्रास प्रांत को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और उसमें से आंध्र को भी भाग मिलेगा। आंध्र के इस भाग में से रायलसीमा और सरकार के हम लोग आपस में अपने समझौते के अनुसार स्थान बांट लेंगे। ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं, ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि जो बातें देश की आजादी और संविधान लागू होने के बाद में हुई है उसके बारे में संविधान सभा में कोई चर्चा नहीं हुई। संविधान सभा में चर्चा हुई है उस पर। अरे भाई, मैं बार बार जब ये कहता हूं कि हमारे संविधान निर्माण के कार्य में जिन 300 लोगों का योगदान रहा, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ लोग थे, गजब के लोग थे, गजब के लोग थे, तभी तो इतना खूबसूरत संविधान का निर्माण हो पाया। ये सब बातें अपने को मालूम होनी चाहिए। डॉक्टर BR अंबेडकर इन सब का नेतृत्व जरूर कर रहे थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, लेकिन योगदान सभी लोगों का था, सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। यही तो कारण है कि हम देखते हैं कि पिछले 75 साल में देश की आजादी और संविधान लागू होने के बाद कि अगर इन वर्षों में देखें तो देश में जितने मुद्दे आए उनमें कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा संविधान सभा में हुई है। इसी वजह से तो मैं कहता हूं कि वो सामान्य लोग नहीं थे, वो देवदूत के रूप में थे।
सर संसद टीवी पर एक शो है द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन वो हिंदी में नहीं है। हिंदी में है ना, हमारे यहाँ है, आइए ना आप, हिंदी में शो कर रहे हैं, हम प्रस्तुत कर रहे हैं ना, सारी बातें बताने की कोशिश तो कर रहे हैं। ये हिंदी में जो, जैसे मैंने भी वो शो देख रखा है, तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। उससे भी आगे की बात हम यहां पर कर रहे हैं, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये सब बातें भी अपने को मालूम होनी चाहिए। फिर नागपा जी कुछ बातें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आंध्र के इस भाग में रायलसीमा और सरकार के हम लोग आपस में अपने समझौते के अनुसार स्थान बांट लेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि सरकार को 1.25 लाख के पीछे एक स्थान मिलता है तो रायलसीमा को 75,000 के पीछे एक स्थान मिल सकता है। तो एल कृष्ण स्वामी भारती जी बीच में बोल रहे हैं कि ये बात जो कह रहे हो ये सही नहीं है। उपाध्यक्ष कह रहे हैं कृपया वक्ता के भाषण में आप बाधा मत डालिए, एस नागपा जी जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं और इस प्रकार से अपनी बात को रख रहे हैं। इसके बाद में आते हैं प्रोफेसर एनजी रंगा, मद्रास से है। तो देखिए प्रोफेसर संविधान सभा में कौन कौन, संविधान सभा में प्रोफेसर कौन कौन, नंबर 1 प्रोफेसर केटी शाह, नंबर 2 प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी और नंबर 3 प्रोफेसर एनजी रंगा, मद्रास के हैं प्रोफेसर एनजी रंगा प्रोफेसर। यस, ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि हमारे संविधान सभा में प्रोफेसर थे, शिक्षाविद थे, देश के जाने माने वकील हुआ करते थे, इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग हुआ करते थे, शिक्षाविद के अलावा उद्योगपति हुआ करते थे, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हुआ करते थे, समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हुआ करते थे, किसानों के नेता हुआ करते थे। इसके अलावा आप देखिए राजा महाराजाओं के प्रतिनिधि के रूप में भी कुछ लोग संविधान सभा में थे, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो प्रोफेसर केटी शाह, चेतन भाई कह रहे हैं जैसा, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी और प्रोफेसर रंगा साहब। यस, चलिए प्रोफेसर एनजी रंगा साहब जो कि मद्रास के हैं वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, हम सब इस सिद्धांत के पक्ष में है कि जहां तक स्थानीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के अनुपात का संबंध है वहां तक यथासंभव एक ही राज्य में विभिन्न निर्वाचन मंडल के बीच में कोई विभेद नहीं होना चाहिए, किंतु साथ ही कई विशेष क्षेत्रों की कई विशेष आवश्यकता है जो कि सांप्रदायिक, धार्मिक और राष्ट्र विरोधी अथवा अराष्ट्रीय विचारों पर आश्रित न होकर उन क्षेत्रों की सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति पर निर्भर है, जिनके विषय में कुछ विशेष प्रावधान करने ही होंगे ताकि राजनीतिक अथवा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अथवा अविकसित क्षेत्रों के लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके और उनमें तथा अधिक उन्नत लोगों के बीच में जो अंतर है वो कम हो सके, ऐसा रंगा साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की क्या स्थिति है उसके बारे में भी वो अपना उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि वो मद्रास के हैं प्रोफेसर एनजी रंगा साहब, तो वो ये भी बता रहे हैं कि कितनी जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधि होने चाहिए, रायलसीमा की क्या स्थिति है, इन सब के बारे में वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं प्रोफेसर एनजी रंगा साहब। तो आज आप देख पा रहे हैं क्या, आज विधानसभा में अधिकतम सीट कितनी होनी चाहिए और कितनी जनसंख्या पर होनी चाहिए, 3 लोगों के विचार आपके सामने आए। कृष्णा स्वामी भारती जी के विचार आए सामने आए, नागपाल जी के विचार सामने आए और प्रोफेसर रंगा जी का है। तीनों मद्रास से है, तीनों मद्रास से, इसलिए इशू आंध्र प्रदेश, रायलसीमा इत्यादि है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, एक मेरे मित्र ने प्रश्न पूछा, गांधी जी संविधान सभा में क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। पहली बात, जब संविधान निर्माण की जब प्रक्रिया हुई थी शुरू, तो उस समय देश सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया था। तो गांधी जी ने संविधान सभा का सदस्य बनने की तुलना में देश में जो सांप्रदायिकता जो बढ़ रही थी, सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे थे दिल्ली से दूर अलग अलग जगह पर, वहां गांधी जी अपने आप को खपा रहे थे, इसलिए उन्होंने संविधान सभा का मेंबर नहीं बनना स्वीकार किया। ये बात अपने को मालूम होनी चाहिए। लेकिन आप लोग देखेंगे कि गांधी जी भले ही संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, लेकिन गांधी जी के बारे में चर्चा संविधान सभा में खूब हुई। और आप आगे आने वाले सत्रों में और देखेंगे, हर दूसरे दिन गांधी जी का कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय पर उल्लेख आएगा। इवन अगर आपने 7वां सत्र भी अगर शुरुआत में ढंग से देखा है, तो जब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने अपने विचार व्यक्त किए थे खासकर ग्राम पंचायतों के बारे में, तो अगले सप्ताह भर तक संविधान सभा के सारे सदस्य गांधी जी का उल्लेख करते ही करते थे, क्योंकि गांधी जी का जो ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है वो काफी महत्वपूर्ण थी। तो गांधी जी का उल्लेख है। गांधी जी भले ही संविधान सभा में नहीं है, लेकिन गांधी जी के बारे में चर्चा संविधान सभा में खूब की गई।
गांधी जी अंबेडकर टकराव देखने को जरूर मिलता है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के विचारों में कहीं बहुत सारी दूरियां थी, इसमें कोई दो राय नहीं, ये फैक्ट है। लेकिन गांधी जी के कहने पर ही डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारत का विधि मंत्री बनाया था, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए अब बात को आगे बढ़ाएं हम लोग। मेरे जूम के साथी आज प्रश्न पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक मेरी बहन कह रही है कि 5वें सत्र में तो गांधी जी का फोटो भी भेंट किया गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब आ रहे हैं देशबंधु गुप्त। देशबंधु गुप्त दिल्ली से हैं, मैं पहले से ही आपके बारे में बता देता हूं। देशबंधु गुप्त जी के नाम से दिल्ली में एक महाविद्यालय का नाम भी है। देशबंधु गुप्त जी वो व्यक्ति है जिनकी वजह से आज दिल्ली में हमको विधानसभा दिखाई देती है, जिनकी वजह से आज हमको वहाँ मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। दिल्ली का जो विशेष दर्जा है उसके पीछे कहीं न कहीं देशबंधु गुप्त जी है। उसका कारण यह है कि देशबंधु गुप्त जी ने ही संविधान सभा में दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान की बात करी है। ठंडा पानी पी लिया, गला जाम हो गया, कोई बात नहीं अब तो न्याय है, गुनगुना है। चलिए तो देशबंधु गुप्त जी आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा देख लीजिए उनको। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव आगामी निर्वाचन से पूर्व ही पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल में जनगणना की जाए इसके पक्ष में अपने तर्क दे रहे थे, लेकिन दिल्ली को भी आप इसमें शामिल कीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा कि पूर्वी पंजाब की जनगणना होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल की जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि भारत के विभाजन के फलस्वरूप ये राज्य बहुत प्रभावित हुए। तो देशबंधु गुप्त जी कह रहे हैं मेरा ये मानना है कि इस श्रेणी में आप दिल्ली को भी डालिए, क्योंकि आप दोस्तों जानते हैं अगर आप दिल्ली में कभी गए हैं, मुखर्जी नगर, जीटीबी वगैरह, अगर उस क्षेत्रों में कभी जाने का मौका मिला है तो आपको मालूम पड़ेगा कि उस क्षेत्र में, उस जगह पर बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो पाकिस्तान से आए थे। शरणार्थियों के रहने की बहुत सारी बड़ी जो जगह है वो जीटीबी और ये आसपास की जगह है। तो दिल्ली एक ऐसी जगह था जहां बहुत भारी संख्या में लोग आकर रहे थे। तो देशबंधु गुप्त जी कह रहे हैं कि अगर आप चुनाव कराओ तो दिल्ली में भी वापस जनगणना करवाना, क्योंकि दिल्ली की जनगणना 1941 की तुलना में बदल गई है, ऐसा देशबंधु गुप्त जी कह रहे हैं। तो ठाकुरदास भार्गव जी कह रहे हैं अरे मैंने दिल्ली के लिए भी कहा था, ऐसा नहीं है कि मैंने खाली पंजाब और बंगाल के लिए कहा था, मैंने दिल्ली के लिए भी कहा था। तो वो क्या कह रहे हैं, हाँ अर्जुन भाई ठाकुर साहब वहीं पंजाब से थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए देशबंधु गुप्त जी कह रहे हैं धन्यवाद, दिल्ली भी उसी श्रेणी में है, क्योंकि केवल यही बात नहीं है कि दिल्ली से ही बहुत से मुसलमान पाकिस्तान चले गए, बल्कि दिल्ली पर उन लोगों का भी प्रभाव पड़ा जो बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान से यहां आ गए, और इस श्रेणी में दिल्ली में भी रहना चाहिए। शायद दिल्ली ही एक ऐसा शहर है जिसकी जनसंख्या आबादी की अदला बदली के कारण दुगुनी हो गई है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जिनकी आबादी 1941 की तुलना में इस अदला बदली के फलस्वरूप दुगुनी हो गई है, दुगुनी, ऐसा वो कह रहे हैं। पिछली जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या लगभग 9 लाख थी और अब विश्वास किया जाता है कि दिल्ली की जनसंख्या 19 लाख हो गई है। केवल शहर को ही लीजिए तो उसकी जनसंख्या लगभग 15 लाख है। अतः न्याययुक्त बात यह है कि जब इस प्रश्न पर विचार किया जाए तो दिल्ली के दावे की अवहेलना नहीं की जाए। श्रीमान मुझे और कुछ नहीं कहना है, केवल इतना ही कहना है कि पूर्वी पंजाब और पश्चिम बंगाल को संतुष्ट करने के लिए जब जनसंख्या का आप गणना करें तो आप दिल्ली को भूले नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आते हैं गोपीनाथ बारदौलई जो कि आसाम से हैं। वो क्या कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय मैं पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन के संदर्भ में बोल रहा हूं जो पूर्वी पंजाब और पश्चिम बंगाल में जनगणना के संदर्भ में है। मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि यद्यपि इस सभा में आसाम की जनसंख्या के विषय में कई बार चर्चा हो चुकी है, फिर भी आसाम के मामले पर पूर्वी पंजाब और पश्चिम बंगाल के मामलों के साथ विचार नहीं किया गया। श्री कुलीधर चलिया ने अभी अभी बताया कि पिछली जनगणना के अंतर्गत आसाम की जनसंख्या की क्या स्थिति थी। अब गोपीनाथ जी बारदौलई जो कि आसाम से, वो कह रहे हैं कि आप बंगाल की जनगणना में जो परिवर्तन आया उसकी बात कर रहे हैं, बंगाल की जो जनसंख्या में परिवर्तन आया उसकी बात कर रहे हैं, पंजाब की जनसंख्या में जो परिवर्तन आया उसकी बात कर रहे हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले देशबंधु गुप्त जी ने कहा कि दिल्ली की जनसंख्या में परिवर्तन आया उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे आसाम पर भी तो चर्चा कीजिए, हमारी आसाम की जनसंख्या में भी तो बदलाव आया है, इसलिए उसके ऊपर भी चर्चा कीजिए, ऐसा श्री गोपीनाथ जी बारदौलई साहब कह रहे हैं। तो देखिए संविधान सभा के जो विभिन्न सदस्य हैं वो अपने अपने जिन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी बातों को रखने का वो काम भी कर रहे हैं, ये बातें भी ध्यान से देखिए।
जैसे वो बोल रहे हैं, जरा देखिएगा, अविभाजन के समझौते से बहुत सी बातें काफी बदल गई है और उसके पश्चात जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है उनमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो हमारे पास है, पूर्वी बंगाल से 3-4 लाख की आबादी उसी प्रकार शरणार्थी बनकर आ गए हैं जैसे कि उधर। ऐसा बोल ही रहे थे कि बहुत सारे सदस्य एकदम अचानक खड़े हो गए। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? उधर खड़े हुए माननीय सदस्यों से मैं ये कहना चाहता हूं कि वे अपने अपने स्थानों पर जाकर बैठ जाएं। कुछ बात हुई होगी, हमको मालूम नहीं आशीष भाई कि वहां क्या बात हुई, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी। अब गोपीनाथ बारदोले जी फिर क्या कह रहे हैं? आसाम में लोग उसी प्रकार आ गए जैसे कि पश्चिम बंगाल से लोग पूरी पंजाब में आए हैं और पूरी बंगाल से पश्चिम बंगाल आए। 4 लाख कोई छोटी संख्या नहीं है और उनको प्रतिनिधित्व से वंचित कर देना मेरे ख्याल से एक जबरदस्त गलती होगी और ऐसा करना बड़ा अन्याय होगा। तो देखिए, बंगाल, पंजाब, दिल्ली और अब आसाम, चौथा स्टेट जुड़ गया आसाम, जो कह रहे हैं कि 1941 की जनगणना नहीं, हमारी जनगणना वापस करके ही आप हमारे यहां पर प्रतिनिधित्व को तय करना। सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, ये बातें अपने को मालूम होना चाहिए। अब आ रहे हैं के सुब्बा राव जो कि मद्रास के हैं। के सुब्बा राव जो मद्रास के हैं वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि रायलसीमा जिलों का मैं प्रतिनिधि हूं। यदि संविधान निर्माता इस अनुच्छेद में प्रत्येक स्थान के लिए अधिकतम तथा न्यूनतम जनसंख्या निश्चित कर देते हैं, जैसा कि उन्होंने लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के विषय में किया है, तो इस अवसर पर मेरा बोलना जरा भी अपेक्षित ना होता। आपने अल्पमत संख्या 75,000 रख दी, किंतु कोई भी अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की। रायलसीमा के लोगों और आंध्र लोगों में केवल इसी के विषय में अंतर है। शामिल किए हुए जिले दुर्भिक्ष यानी अकाल पीड़ित जिले हैं और इतिहास के प्रारंभ में भी इसी नाम से जाने जाते हैं। इनमें मुख्यतः पर्वतीय प्रदेश है। मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र अथवा तालुके का प्रतिनिधि हूं जिसका क्षेत्रफल अथवा आकार सबसे बड़ा है, किंतु उसकी जनसंख्या बहुत कम है। यदि आप प्रत्येक स्थान के लिए अल्पमत जनसंख्या 75,000 भी निश्चित कर दें, तब भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का अपना मतदान करने के लिए निकटतम मतदान स्थान तक जाने के लिए 15 मील जाना पड़ेगा। वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है, लोग कम रहते हैं, लेकिन एक वोटर को वोट देने के लिए 15 मील की दूरी पर जाना होगा। आगे वो कह रहे हैं, इसी कारण हम ये चाहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर उन जिलों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और वे आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इन जिलों की जनता की इसी कमी को बहुत समय पूर्व ही स्वीकार कर लिया गया था और सरकार के तथा रायलसीमा के आंध्र लोगों के बीच एक समझौता हो गया था। इस समझौते से श्री भारती अथवा तमिलनाडु के लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम केवल आंध्र क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का विचार कर रहे हैं और ये विचार कर रहे हैं कि इस समझौते के अंतर्गत रायलसीमा को अधिक मिलना चाहिए और सरकार को कम। इस कारण हम परिषद से यानी संविधान सभा से प्रार्थना करते हैं कि अधिकतम सीमा के लिए प्रावधान कर दिया जाए, जिससे कि भावी राज्य में मैत्री और सद्भावना रहे। रायलसीमा के आंध्र प्रांत के विरुद्ध होने का कोई प्रश्न नहीं है, किंतु कठिनाई प्रतिनिधित्व की है। रायलसीमा की जनसंख्या 60 लाख है और सरकार प्रदेश की 1,25,00,000। मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करे। इसके बाद में आ रहे हैं डॉक्टर बी पटाभी सीतारमैया, वो भी मद्रास से। आप देख सकते हैं अधिकांश लोग मद्रास, दिल्ली, आसाम, पूर्वी पंजाब से आ रहे हैं क्योंकि इसका सीधा संबंध इन क्षेत्रों से है। क्या कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय? मुझे खेद है कि मुझे इस वाद विवाद में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है जो कि कुछ विवादास्पद हो गया है, किंतु मैं देश के उस भाग से जिस पर विवाद केंद्रित हो गया है घनिष्ठ संबंध रखता हूं। अतः मैं अनुभव करता हूं कि यह बता देना मेरा कर्तव्य है कि इस विषय में हम लोगों के ठीक ठीक विचार क्या है। इस विवाद के ऊपर जो कुछ दिखाई देता है सबकी में उससे अधिक बहुत कुछ है। जब भी कोई विवादास्पद प्रश्न उठता है तो हमारा ये मानसिक स्वभाव है कि हम दोनों पक्ष से कहते हैं आपस में बातचीत कीजिए और एक दूसरे के पास बैठकर एक दूसरे को प्रेम पूर्वक सुतर्क से समझाइए और पंच निर्णय या न्याय के तीसरे के पास जाइए। यह उच्च सिद्धांत है। आंध्र लोगों ने इस उच्च सिद्धांत के अनुसार कार्य किया है। श्रीमान, हम पिछले 35 वर्षों से पृथक प्रांत की मांग करते रहे। लो कर लो बात। अब देखिए, आंध्र प्रदेश का जब विभाजन हुआ, आंध्र प्रदेश जब बना था 1953 में, चर्चा 7 जनवरी 1949 को भी संविधान सभा में हुई। क्या कह रहे? श्रीमान, हम पिछले 35 वर्षों से पृथक प्रांत की मांग करते रहे। हमें कहा गया कि जब एक राष्ट्रीय सरकार ना बने तब तक आप चुप रहिए। यद्यपि अब राष्ट्रीय सरकार बन चुकी है, फिर भी यही दिखाई देता है कि आंध्र के विभाजन का दावा तो दूर ही दूर सरकता जा रहा है। चाहे कुछ भी हो,
हमने आपस में कुछ समझौता सा कर लिया है। जब मैं पहले कांग्रेसी मंत्रिमंडल के समय आंध्र प्रांतीय कांग्रेस समिति का प्रधान था, ये पद मुझ पर थोपा गया था। तब हमने शामिल किए हुए जिलों अथवा रायलसीमा के कुछ सिद्धांतों पर और बहुत अच्छे आधार पर एक समझौता कर लिया था। वह तो कुछ दे और कुछ ले का प्रश्न था। तटवर्ती जिलों के जो लोग अधिक उन्नत है और जिन्हें अधिक सिंचाई के लिए डेल्टा से जल मिलता है, सब प्रकार से अधिक संपन्न है और वे रायलसीमा के लोगों से व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में बाजी मार लेते। यद्यपि प्रांत के दक्षिण भाग की तुलना की जाए तो समस्त आंध्र प्रदेश के लोग ही सामूहिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आंध्र देश को दो भागों में तुलना की जाए तो तटवर्ती प्रदेश के लोग अत्यंत उन्नत हैं तथा अन्य क्षेत्र अत्यंत पिछड़े हुए हैं। इन दोनों भागों में भूमि तल की अवस्था भी सर्वथा भिन्न है। हमारी और कुत्ते को भी मारने के लिए, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं पहले से बता देता हूं, जिन्होंने व्यक्त किए उसको एज इट इज रखने की मैं कोशिश कर रहा हूं। वो कह रहा है हमारी और कुत्ते को मारने के लिए भी पत्थर नहीं मिलता है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं कुत्ते को पत्थर से मारने में, पर जो उन्होंने कहा वो मैं रख रहा हूं कि हमारी और कुत्ते को मारने के लिए पत्थर भी नहीं मिलता और उनके प्रदेश में किसी भी काम के लिए मुट्ठी भर मिट्टी नहीं मिलती। मुट्ठी भर मिट्टी नहीं मिलती उनके प्रदेश में, मुट्ठी भर मिट्टी नहीं मिलती और हमारे प्रदेश में पत्थर नहीं मिलता। वह प्रदेश पथरीला और प्रवृत्तीय है और उसके 3/5 क्षेत्र में लगभग 1/3 जनसंख्या रहती है और शेष प्रदेश जो कि क्षेत्रफल का 2/5 है, कुल जनसंख्या का 2/3 भाग रहता है। सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यापारिक, औद्योगिक और आर्थिक उन्नति के अतिरिक्त भी यदि केवल संख्या पर ही विचार करें तो उनसे हम दुगने हैं और हमारी जनसंख्या प्रति वर्ग मील उनसे दुगनी है। जब ऐसी बात है तो क्या ये मामला सभा के ध्यान योग्य नहीं है? क्या आप अपने सिद्धांतों और नीतियों को सड़क कूटने के अंजन के समान ही लागू करना चाहते हैं, जो कि लंबे लंबे ताड़ के वृक्षों को भी छोटे मोटे पौधों के बराबर कर देता है? ये तो वांछनीय नहीं है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो अलग अलग तर्क है भाई, इन तर्कों के बारे में भी संविधान सभा में चर्चा हुई थी, वही हमने रखने की कोशिश की। और इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। वो अब कह रहे हैं बहुत डिस्कशन हो गया है। वो कह रहे हैं सभा ने मेरे प्रति इतनी सद्भावना प्रदर्शित की और मुझ पर ऐसी अनुकंपा की तो मैं सुझाव रखता हूं कि मैं डॉक्टर अंबेडकर को आज उत्तर देने के लिए कहूं, अपितु हम किसी और काम को हाथ में ले ताकि अब संबंध दलों को आपस में मिलकर किसी सर्वसम्मत हल पर पहुंचने का अवसर मिल सके। आखिर संविधान निर्माण एक कोऑपरेटिव एफर्ट्स है और हमें इसको सफल बनाने के लिए यथाशीघ्र प्रयत्न करना चाहिए। कुछ सदस्यों का धन्यवाद श्रीमान, और इसके बाद इस पर चर्चा समाप्त हो जाती है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 63, आर्टिकल 76, जो आज आपको जिस रूप में दिखाई देता है उस पर चर्चा 7 जनवरी 1949 को हुई थी और उस समय उसका नाम था आर्टिकल 63। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं ओके, आर्टिकल 63 को संविधान का अंग बना लिया जाए तो इसके बाद में संशोधन आते हैं। संशोधन संख्या 1239 और 1240 पेश नहीं किए गए, 1340 और 1339 पेश नहीं किए गए। इसके बाद 1341 और 1342 केवल शाब्दिक थे, इसलिए रखने की परमिशन नहीं दी गई। 1343 आरवी थॉमस के नाम है। देखो, एक बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहे हैं आपके सामने। क्या कह रहे हैं? संशोधन संख्या 1343 जो कि आरवी थॉमस के नाम से है, मुझे पता लगा है कि वे अब इस संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। आरवी थॉमस साहब त्रावणकोर केरल से थे, कांग्रेस के नेता थे, संविधान सभा में सदस्य थे और उन्होंने एक संशोधन रखा था, लेकिन उनके संशोधन की बारी जब आई तब तक वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। ये बात भी मालूम होनी चाहिए। मेरी एक बहन कह रही है तो इंडियन नहीं लगते हैं सर। क्यों? क्योंकि इनका नाम ऐसा है इसलिए। क्या इंडिया में क्रिश्चियन नहीं रहते हैं? बताइए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान सभा में कहीं एंग्लो इंडियन मेंबर थे। आपको मालूम है एच.सी. मुखर्जी कौन है? एंग्लो इंडियन है। आप कहेंगे सर क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी साहब, मालूम होना चाहिए भाई। तो ये भी केवी थॉमस साहब, ये त्रावणकोर से हैं, आरवी थॉमस साहब, और जब भी संशोधन का नंबर आया तब तक वो संविधान सभा के मेंबर नहीं रहे। ये भी बात मालूम होनी चाहिए।
खैर, नजरुद्दीन जी अहमद साहब का संशोधन आ रहा है। नजरुद्दीन जी अहमद साहब ये क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा। ये अनुच्छेद 63 के खंड 4 के स्थान पर निम्न खंड जुड़वाना चाह रहे हैं। देखिए, द अटॉर्नी जनरल सेल रिटायर्ड फ्रॉम द ऑफिस अपॉन द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बट ही मे कंटिन्यू इन ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर इज अपॉइंटेड और ही इज रीअपॉइंटेड। नजरुद्दीन जी अहमद साहब अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के संदर्भ में एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, और उस प्रस्ताव में वो ये कह रहे हैं कि महान्यायवादी तब अपने पद से इस्तीफा दे देगा जब प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देगा। यानी प्रधानमंत्री ने अगर इस्तीफा दे दिया तो महान्यायवादी अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएगा, या मान लीजिए उनका स्थान रिक्त हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब। परसराम जी क्या कह रहे हैं, सर दक्षिण भारत की चर्चा ज्यादा हो रही है, ऐसा क्यों? अरे भाई, आज मुद्दा ही ऐसा है, इसलिए इस विषय पर चर्चा हो रही है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। विषय जिसके ऊपर चल रहा होता है उसी पर चर्चा होती है। आप कभी मुझे कहते हो कि सर आज राष्ट्रपति के ऊपर ज्यादा चर्चा चल रही है, तो भाई अनुच्छेद अगर राष्ट्रपति जी का है तो राष्ट्रपति जी के ऊपर चर्चा होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए। नजरुद्दीन जी अहमद साहब का संशोधन मैं आपको हिंदी में पढ़कर सुनाता हूं। वो कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल प्रधानमंत्री के अपने पद से त्याग पत्र देने पर अपने पद से अवकाश प्राप्त कर लेगा, किंतु जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त ना हो अथवा पुनर्नियुक्त ना हो तब तक वो अपने पद पर काम करता रहेगा। ऐसा कह रहे हैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब। वो कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल प्रधानमंत्री के इस्तीफे देने तक अपने पद पर काम करता रहेगा। मैंने ये संशोधन इसलिए रखा जिससे कि ये खंड प्रांतीय संविधान में उल्लेखित खंड के समान बन जाए। वो कह रहे हैं जिस तरह से राज्य के अंदर भी एक महाधिवक्ता होगा, ठीक उसी प्रकार से महान्यायवादी भी है। राज्य के संदर्भ में इसी प्रकार का प्रावधान किया जा रहा है, तो सेंटर के संदर्भ में भी ऐसा कर लीजिए। मैं ऐसा समझता हूं कि मैं जो कुछ तर्क पेश करने जा रहा हूं उन्हें कम से कम यहां एक सदस्य को अवश्य सुनना चाहिए जिस पर इतना भार है। वो किसकी बात कर रहे हैं नजरुद्दीन जी साहब? वो कह रहे हैं कि मैं जो तर्क पेश करने जा रहा हूं उसे कम से कम एक सदस्य को अवश्य सुनना चाहिए जिस पर इतना भार है। बताइए किसके बारे में बात कर रहे हैं? यस, दुर्गा जी, चेतना जी, रक्षा मौर्य जी सब कह रहे हैं। अरे रक्षा मौर्य जी केटी शाह की बात कह रहे हैं, केटी शाह। खैर, किंतु समय बीतने पर तथा अनुभव से एक सदस्य को इस बात के प्रति कुछ उदासीन सा हो जाना पड़ता है कि उसकी तमाम व्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। वास्तव में मैं देखता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर एक अत्यधिक महत्वपूर्ण परामर्श में व्यस्त है जिसका विषय इस संशोधन के विषय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा, किंतु मेरे विचार से मेरे लिए यह अनावश्यक अथवा व्यर्थ होगा कि मैं डॉक्टर अंबेडकर के ध्यान देने तक के लिए ठहरा रहूं। और मेरे ख्याल से मुझे ये भरोसा करके कि सभा शायद किसी मौके पर मेरे मत को स्वीकार कर ले, अपने संशोधन पर स्टेटमेंट देना जारी रखूंगा। ऐसा नजरुद्दीन जी साहब। ठंडा पानी पिला दिया तो सुबह सुबह। आगे जरा देखिए, श्रीमान अनुच्छेद 145 महाधिवक्ता के विषय में 145 की बात कर रहे हैं। ये वर्तमान भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 165 है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जो केंद्र के महान्यायवादी के समान अधिकारी होगा, जब हम इस प्रकार की व्यवस्था वहां कर रहे हैं तो यहां पर भी कर देनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में आ रहे हैं प्रोफेसर केटी शाह। आ गए हैं प्रोफेसर केटी शाह। संविधान के निर्माण में बड़ा जबरदस्त योगदान रहा है प्रोफेसर केटी शाह का। सैकड़ों संशोधन रखे हैं प्रोफेसर केटी शाह ने। संशोधन बहुत कम स्वीकार किए गए, लेकिन मैं फिर कहता हूं, प्रोफेसर केटी शाह के शब्दों में ही कहता हूं कि कोई संशोधन स्वीकार करने मात्र से यह तय नहीं करता है कि वो संशोधन महत्वपूर्ण है या वो ही संशोधन उपयोगी है। संशोधन रखना, संशोधन पर चर्चा होना, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर केटी शाह का संविधान निर्माण में योगदान इस आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए कि उनके संशोधन कितने स्वीकार हुए। प्रोफेसर केटी शाह का योगदान संविधान के निर्माण में इस तरह से देखा जाना चाहिए कि उन्होंने जो संशोधन रखे और उस संशोधन के पक्ष में जो तर्क दिए, उन संशोधनों पर संविधान सभा में
जो तर्क वितर्क हुए और डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब का वापस जो उद्बोधन हुआ, उससे यह मालूम पड़ता है कि संविधान के निर्माण में प्रोफेसर KT शाह का कितना बड़ा योगदान है। आज हमारी संविधान सभा की बहस इतनी, मतलब अगर रखी जाए तो 15-20 हजार पेजेस में संविधान सभा की बहस है। उस बहस को इतना बढ़ाया है, उस बहस जो हमारे न्यायपालिका को मदद करती है संविधान के निर्वचन करने में, उसमें प्रोफेसर KT शाह जैसे व्यक्तियों का ही योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा भी आपको मालूम होना चाहिए। तो प्रोफेसर KT शाह क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं अनुच्छेद 63 के खंड 4 में जो राष्ट्रपति शब्द लिखा हुआ है, इसके जगह पर लिख दीजिए जो संसद विधि द्वारा तय करे। तो वो कह रहा है कि मेरा अगर संशोधन स्वीकार कर लिया जाए तो ये इस तरह से हो जाएगा, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदासीन रहेगा और उसको वे परितोषण या वेतन दिए जाएंगे सो संसद विधि द्वारा तय करे। एक्चुअली में आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के वेतन के संदर्भ में यह लिखा हुआ है कि इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रोफेसर KT शाह कह रहे हैं नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह लिख दो इट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, संसद विधि द्वारा तय करेगी, ऐसा लिख दीजिए। ऐसा प्रोफेसर KT शाह चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मैं तो इस अनुच्छेद के उस प्रावधान को भी पसंद नहीं करता जिसके अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पदासीन रहेगा, यानी प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। किंतु हो सकता है कि कोई परंपरा ऐसी बन जाए जिससे कि महान्यायवादी, जैसा कि पिछले संशोधन में कहा गया, मंत्रिमंडल का अंग हो जाए और वह मंत्रिमंडल के साथ ही पद निवृत्त अथवा पदासीन हुआ करे। यदि संविधान में स्पष्टतः इसके विपरीत प्रावधान न हो तो ऐसी परंपरा के विकसित होने में कोई बाधा नहीं होगी और महान्यायवादी सरकार का मुख्य कानूनी परामर्शदाता हो जाए, जिससे कि उसका पद पारिभाषिक रूप से राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करेगा। प्रोफेसर KT शाह कह रहे हैं मैं तो यह भी नहीं चाहता था कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इच्छा रही होगी कि महान्यायवादी भी हो सकता है कि मंत्रिमंडल का पार्ट हो। इसलिए हो सकता है कि जिस तरह से मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे तो इनको भी प्रसाद पर्यंत रख लिया हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा प्रोफेसर KT शाह कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बात भी मालूम होनी चाहिए। अरे समय क्या होगा भाई, 8:18। अरे इनको लिंक शेयर कीजिए भाई, लिंक शेयर करो, जल्दी से लिंक शेयर कीजिए। इसके बाद में प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से हैं, वो अपने विचार को रख रहे हैं। श्रीमान मिस्टर नजरुद्दीन जी अहमद और प्रोफेसर KT शाह द्वारा पेश किए गए संशोधन का मैं विरोध करना चाहता हूं। ये पश्चिम बंगाल के प्रभुदयाल जी, जिस रूप में अनुच्छेद है उसी रूप में सभा द्वारा यह स्वीकृत हो जाना चाहिए, ऐसा वो तर्क दे रहा है। मालूम होना चाहिए उनका जो तर्क है वो प्रोफेसर KT शाह और नजरुद्दीन जी के जो संशोधन है उसके विपरीत है। हाँ, मेरे भाई कह रहे हैं महाप्राधिकर्ता क्यों लिखा हुआ है? अरे हिंदी में ट्रांसलेशन उनका अलग है, मैं आपके सामने जो रख रहा हूं वो रख रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ सके, इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूं, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। लीजिए, ये ऑक्सीजन मिल गई है आपको, ऑक्सीजन आ रही है, आई ऑक्सीजन, हाँ आई ऑक्सीजन आ गई है, बिल्कुल। ये फीडबैक का लिंक आ गया है। फिर उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम पुकारते हैं, तो नजरुद्दीन जी अहमद कह रहे हैं उन्होंने सुना ही नहीं, वे तो श्रीमान अपने लिए आदेश प्राप्त कर रहे हैं। उपाध्यक्ष, ये तो आपने कोई उदारता पूर्वक बात नहीं कही। नजरुद्दीन जी अहमद कह रहे नहीं कही, मुझे बाध्य होकर यह बात कहनी पड़ी श्रीमान। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं क्या माननीय सदस्य कृपा करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। इसके बाद में डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब बोल रहे हैं मैं नहीं जानता कि मुझे उत्तर देने की आवश्यकता है या नहीं। डॉक्टर अंबेडकर महान्यायवादी के संदर्भ में लाए गए संशोधन के संदर्भ में किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं देंगे। अब देखिए वोटिंग होगी और वोटिंग में वही होगा जो देख लेते हैं। प्रोफेसर KT शाह का संशोधन अस्वीकार हो गया। इसके बाद में नजरुद्दीन जी अहमद साहब का संशोधन भी अस्वीकार हो गया और अनुच्छेद 63 भारतीय संविधान का भाग बन जाएगा और यही अनुच्छेद 63 आर्टिकल 76 के रूप में जाना जाता है, जो कि महान्यायवादी के संदर्भ में है, महान्यायवादी की नियुक्ति के संदर्भ में है, महान्यायवादी के कार्यों के संदर्भ में है, महान्यायवादी के कार्यकाल के संदर्भ में है। इसके बाद में आता है आर्टिकल 64 जो आज 77 के नाम से जाना जाता है, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के नाम से सभी कार्य किए जाएंगे। आर्टिकल 77 आइडिया है ना? हाँ, यूट्यूब वालों, चलिए क्या कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय। आर्टिकल 64 पे चर्चा करते हैं, इसको भारतीय संविधान का भाग बना लिया जाए।
पहला संशोधन प्रोफेसर केटी शाह के नाम से है, जो 2 संशोधन लेके आ रहे हैं 1346 और 1348। वे उन्हें एक एक करके पेश कर सकते हैं। प्रोफेसर केटी शाह क्या ला रहे हैं, संशोधन ला रहे हैं। क्या संशोधन है? अनुच्छेद 64 के खंड 2 में राष्ट्रपति के स्थान, अब देखिए यहां लिखा हुआ प्रधान, पर मैं बोल रहा हूं राष्ट्रपति, ताकि आपको समझ में आ सके। राष्ट्रपति के स्थान में जहां वह पहली बार प्रयुक्त हुआ है भारत सरकार लिख दीजिए, और राष्ट्रपति के स्थान में जहां वह दूसरी बार प्रयुक्त हुआ है वहां मंत्री परिषद लिख दीजिए, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति लिख दीजिए। ऐसा वो कह रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल इनवैलिडेट एनी एक्ट और वर्ड ऑफ गवर्नमेंट एक्सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। ऐसा वो संशोधन लेकर आ रहे हैं। कौन? प्रोफेसर केटी शाह। वो कह रहे हैं भारत सरकार की समस्त कार्रवाई भारत सरकार के नाम से की जाएगी, ऐसा लिख दिया जाए। भारत शासन के नाम से दत्त और निष्पादित आदेशों और अन्य विलेखों का प्रमाणीकरण उसी रीति से किया जाएगा जो मंत्री परिषद द्वारा किए जाने वाले नियमों में उल्लेखित है, तथा इस प्रकार प्रमाणीकृत आदेश अथवा विलेख की मान्यता पर कोई आपत्ति इस आधार पर नहीं की जाएगी कि वह भारत सरकार द्वारा दत्त और निष्पादित आदेश अथवा विलेख नहीं है। ऐसा वो प्रोफेसर केटी शाह अपना संशोधन रख रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? ये मानते हुए कि राष्ट्रपति शासन का प्रमुख होगा, मैं ये नहीं समझ पाता कि सारा शासन कार्य राष्ट्रपति के नाम से क्यों किया जाए और सारे आदेश उसके नाम से क्यों जारी किए जाए। यदि आप इंग्लिस्तान की परंपरा पर भी चले तब भी इंग्लिस्तान की सरकार के आदेश आदि सम्राट की सरकार द्वारा किए जाते हैं। निसंदेह भारत में ये स्थिति नहीं है, और कम से कम तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि यह अभिप्राय कदापि नहीं होगा कि आगे चलकर भारतीय सरकार को राष्ट्रपति की सरकार कहा जाए। वो कह रहे हैं कि हमने ये प्रावधान क्यों कर रखा है कि सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाए। वो कह रहे हैं सभी कार्य भारत सरकार के नाम से किया जाए, ऐसा लिख दीजिए। इस प्रकार की बात को लिखने की वो बात कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि आदेशों का निर्माण और जारी करने का विनियमन करने के लिए जो नियम बनाए जाएंगे उन्हें आखिर मंत्री परिषद ही तो बनाएगी, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का उल्लेख क्यों कर रहे हैं, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर केटी शाह। इसके बाद में 1347 नाम का संशोधन है जो पेश नहीं किया गया, तो उपाध्यक्ष महोदय संविधान सभा के सारे मेंबर्स को कहते हैं ओके, एक ही संशोधन है जो प्रोफेसर केटी शाह के नाम से है, उन्होंने रख दिया है, अब हम इसके ऊपर सामान्य वाद विवाद करेंगे। तो एम अनंत श्यामनम आयंगर साहब पहले वक्ता के रूप में आ रहे हैं। श्रीमान प्रोफेसर केटी शाह ने संशोधन संख्या 1346 और 1348 को पेश किया, और उन्होंने अपने सब संशोधन एक भिन्न योजना के अनुसार, जिसे कि उन्होंने बताया है, पेश किया, और इस योजना के अनुसार उन्होंने संविधान के प्रत्येक खंड पर अथवा अधिकांश खंडों पर संशोधन भेजे। मेरे एक मित्र कह रहे हैं कि प्रोफेसर केटी शाह ने ऑलमोस्ट सभी अनुच्छेदों पर संशोधन भेजे। एम अनंत श्यामनम आयंगर साहब भी यही बात कह रहे हैं कि उन्होंने लगभग सारे खंडों पर, सारे अनुच्छेदों पर कोई न कोई संशोधन जरूर भेजा है। वे इस देश में एक भिन्न प्रकार का शासन अर्थात अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था चाहते हैं जो संसदीय शासन व्यवस्था के विपरीत होती है, ऐसा अनंत श्यामनम आयंगर साहब कह रहे हैं। तो प्रोफेसर केटी शाह जवाब दे रहे हैं, ये एक भूल सुधार दूं, मैं तो ये चाहता था कि अपने राष्ट्रपति को अध्यक्षात्मक व्यवस्था से पृथक रखा जाए, मैं तो उनके मसौदे पर यह संशोधन करना चाहता था। तो एम अनंत श्यामनम आयंगर कह रहे हैं मुझे प्रसन्नता है कि इस बार तो मेरे मित्र ने दूसरे पक्ष की सहायता करने का प्रयत्न किया है। मेरे मित्र प्रोफेसर शाह देखेंगे कि हमने अनुच्छेद 66 के लिए पहले ही अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें यह कहा गया। ऐसा अनंत श्यामनम आयंगर साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं कि भाई हम तो इस तरह से संविधान को बनाना चाह रहे हैं। इसके बाद में राज बहादुर साहब आ रहे हैं। कहां से राज बहादुर साहब? आशीष भाई जरा बताइए, राज बहादुर साहब संविधान सभा में मेंबर कहां से है? मत्स्य संघ, संदीप जी डूडी कह रहे हैं, नरपत भाई कह रहे हैं राजस्थान से है, आशीष भाई कह रहे हैं भरतपुर से है, ठीक है, चेतन भाई कह रहे हैं भरतपुर से है, ठीक है, राहुल भाई मत्स्य संघ, प्रमोद कुमार जी राजस्थान से, भरत सोडा जी, भरत सिंह जी राठौड़ साहब राजस्थान से, हंसराज जी सोडा राजस्थान, ठीक है, दुर्गा जी राजस्थान, ठीक है ठीक है ठीक है, देख लेते हैं। ये राज बहादुर साहब है और इनके कोष्टक में लिखा हुआ आ रहा है संयुक्त राज्य मत्स्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं राज बहादुर साहब,
और उस समय जुड़ गया तो इसका नाम हो गया संयुक्त राज्य मत्स्य, ऐसा संविधान सभा में लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रोफेसर केटी साहा द्वारा पेश किए गए संशोधन का विरोध करने के लिए यहां आया हूं। वे क्या कह रहे हैं आगे सुनिए। वे समय समय पर जो बहुत से संशोधन पेश करते रहे, उनसे मेरा यह ख्याल हो गया है कि वे एक निश्चित योजना के अनुसार प्रस्ताव कर रहे हैं और वे इस देश के लिए लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षात्मक प्रणाली का संविधान चाहते हैं। किंतु उनके पांडित्य और अनुभव का आदर करते हुए मैं देखता हूं कि उसमें भी वह सामंजस्य नहीं रखते। जब हमने अनुच्छेद 42 पर विचार किया, जिसके अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, तब उन्होंने स्वयं इस अनुच्छेद पर 2 संशोधन 1040 और 1045 पेश किए थे और उनका एक संशोधन यह है। वो ये कह रहे हैं राज बहादुर साहब कि प्रोफेसर केटी साहब, जब अनुच्छेद 42 जब हमने रखा, जो आजकल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 के नाम से जाना जाता है, कि संघ सरकार की सारी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, यह जब अनुच्छेद लाया गया तब उसकी संख्या 42 थी, ऐसा राज बहादुर साहब कह रहे हैं। उस समय प्रोफेसर केटी साहा ने खुद ने इस अनुच्छेद पर संशोधन रखा था और उस संशोधन के तहत उन्होंने क्या कहा था कि संघ की सार्वभौमिक कार्यपालिका शक्तियां और प्राधिकार राष्ट्रपति में निहित होंगे और उनका प्रयोग संविधान के अनुसार तथा उसके अंतर्गत निर्मित संप्रति चलन में जो कानून होंगे उसके अनुसार होगा। राज बहादुर साहब कह रहे हैं जब वहां आप ये संशोधन रख रहे थे और जब हम यहां कह रहे हैं कि सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, उसमें आप संशोधन रख रहे हैं, तो हमको समझ में नहीं आता कि आप किसके साथ हैं। आप वहां कह रहे हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी और राष्ट्रपति अपने इन कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का इस्तेमाल इस तरह से करेगा, वहां आपने खुद ने संशोधन रखा था। और यहां आकर जब हम राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य किए जाएंगे, तब आप कह रहे हैं नहीं, यहां मंत्री परिषद रख दीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा राज बहादुर साहब कह रहे हैं। इसका यह स्पष्ट फलितार्थ है कि सारे कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति द्वारा और उसके नाम से किए जाने चाहिए और विचाराधीन अनुच्छेद 64 का भी ठीक यही आशय, अर्थ और फलितार्थ है। अतः मैं समझ नहीं पाता हूं कि प्रोफेसर केटी साहा अपने संशोधन की शर्तों से क्यों अब बिल्कुल विमुख हो रहे हैं, जिन्हें उन्होंने खुद ने अनुच्छेद 42 के संदर्भ में पेश किया था। इस प्रकार से राज बहादुर साहब ऐसा कह रहे हैं। राज बहादुर साहब का उद्बोधन हो गया। इसके बाद में राज बहादुर साहब ने अंत में यह कहा कि प्रोफेसर साहा के संशोधन को स्वीकार करने का सभा में कोई कारण नजर नहीं आता। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने साफ साफ शब्दों में कह दिया। अब उपाध्यक्ष महोदय कर ठीक है, तो फिर प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार कर लिया जाए जो प्रोफेसर केटी साहा ने रखा, तो लिखा अस्वीकार किया गया। फिर कहा कि प्रश्न यह है कि वो जो संजय चाहते थे कि राष्ट्रपति की जगह भारत सरकार और जहां राष्ट्रपति लिखा हुआ मंत्री परिषद और राष्ट्रपति लिख दीजिए, ये संशोधन भी क्या हो गया? अस्वीकार हो गया। तो क्या आर्टिकल 64 को भारतीय संविधान का भाग बना दिया जाए? तो आर्टिकल 64 भारतीय संविधान का भाग हो गया और इसी को हम आर्टिकल 77 के रूप में आज जानते हैं। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 65, आर्टिकल 65 जो कि आज का आर्टिकल 78 है, वो अनुच्छेद आ रहा है 65। उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? संशोधन संख्या 1349 तो नकारात्मक प्रभाव का है, अतः उसे पेश करने की अनुमति नहीं है। 1350 एचवी कामत साहब के नाम से है, वो पेश कर सकते हैं। तो एचवी कामत साहब जो कि मध्य प्रांत और बरार के संविधान सभा के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हरि विष्णु कामत साहब, मैं तो कह रहा हूं इन सब लोगों को हम वंदन करना चाहिए। एचवी कामत साहब हो, प्रोफेसर केटी साहा हो, प्रोफेसर एनजी रंगा हो, प्रोफेसर सिबललाल सक्सेना जी हो, नजरुद्दीन जी साहब हो, करीमुद्दीन जी साहब हो, महावीर त्यागी जी हो, के संतानम साहब हो, के एम पनिकर साहब हो, मोहम्मद सादुल्ला जी हो, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो, गोपाला स्वामी आयंगर हो, खांडेकर साहब हो, रंगा साहब हो। गजब के लोग थे भाई, गजब के लोग थे। इन सब का जितना हमें वंदन करना चाहिए उतना कम है।
इन सब के नेतृत्व जरूर डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब कर रहे थे, पर इन लोगों ने गजब का योगदान दिया भारत के संविधान के निर्माण में। इसलिए सामूहिक रूप से कहा जाता है ये सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ये देवदूत थे, देवदूत थे, देवदूत थे। हाँ, जयपाल मुंडा साहब, मैंने कहा ना एक लंबी लिस्ट है, बेगम अयाज रसूल, दुर्गाबाई, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका रे के बारे में हमने बात की, पूर्णिमा बनर्जी के बारे में हमने बात करी, सब, सरोजनी नायडू, बहुत 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 एक लंबी लिस्ट। 300 लोगों ने भारत के संविधान के निर्माण में अलग अलग समय में अपना योगदान दिया। हमारे राजस्थान से राज बहादुर साहब, हमारे राजस्थान से जय नारायण जी व्यास, हीरालाल जी शास्त्री, विजय राघवाचार्य जी, वीएस वेंकटाचार्य जी, बहुत बहुत लोगों की एक लंबी सूची है, लंबी सूची है। हमको याद रखना चाहिए हमारी संविधान सभा की ये जो बहस जो चल रही है उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जिन लोगों ने संविधान के निर्माण में योगदान दिया उनके योगदान को हम प्रत्यक्ष रूप से देखें, क्योंकि मैंने अक्सर कहा है आंखें जिसे देख नहीं सकती, दिल उसके लिए रोता नहीं है। तो ये सब बातें अपने को मालूम होनी चाहिए। हाँ, गोकुल लाल असवार जी, गोकुल लाल जी भट्ट, बहुत सारे मेंबर कर 300 मेंबर मालूम होना चाहिए। कैसे मालूम करेंगे? ऐसे मालूम करेंगे, ऐसे मालूम करेंगे, ऐसे मालूम करेंगे। चलिए, एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो अनुच्छेद 65 में संशोधन लाना चाह रहे हैं, जो अनुच्छेद आर्टिकल 78 के रूप में है। उस अनुच्छेद 65 में एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 65 के खंड क में प्रेसिडेंट शब्द के पश्चात एक कॉमा लगा दीजिए और इसके बाद में एज सुन एज दे आर मेड ये शब्द रख दिया जाए। हिंदी अनुवाद में राष्ट्रपति शब्द के पूर्व ज्यों ही वे किए जाए ये शब्द रख दिया जाए। एक्चुअली में आप लोग जानते हैं आर्टिकल 78 क्या कहता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश की शासन व्यवस्था के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं, मंत्री परिषद में किसी विषय पर विचार विमर्श करने के लिए कह सकते हैं। आप ये सब जानते हैं, आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है। और इसी आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है कि ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वे ऐसा करें। वी कैन से दैट आर्टिकल 78 इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 78। उसी में कुछ चेंजेस की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं संघ के प्रशासन, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा? संघ के प्रशासन संबंधी मंत्री परिषद के समस्त निर्णय राष्ट्रपति को पहुंचाना। यदि मेरा संशोधन परिषद यानी सभा स्वीकार कर ले तो संशोधित रूप से खंड इस प्रकार हो जाए। किस प्रकार से हो जाएगा? प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संघ के प्रशासन संबंधी मंत्री परिषद के समस्त निर्णय ज्यों ही वे किए जाए राष्ट्रपति को पहुंचाना। यानी वो कह रहे तुरंत लेते ही राष्ट्रपति तक पहुंचने चाहिए मंत्री परिषद के निर्णय। यह शब्दावली आप जोड़ दीजिए, ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे। क्या तर्क दे रहे? यह संशोधन महज रस्म के तौर पर है और इससे तो खंड के अर्थ में स्पष्टता आ जाएगी। मेरे विवेक के अनुसार संविधान में ऐसे खंड की कोई आवश्यकता नहीं है और मेरे विचार में इसे मंत्रिमंडल के कार्य नियमों में ही रखा जा सकता है, किंतु किसी तरह यह चीज संविधान में आ गई। पहली बात तो वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णयों के संदर्भ में सूचना दे। वो कह रहे हैं पहली बात तो ये बातें आनी नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो सामान्य सी बात है, मंत्रिमंडल के नियमों में आ जाएगी। पर अब चूंकि आ गई है तो आप तुरंत ये लिखिए कि जैसे ही मंत्रिमंडल निर्णय लेगा त्यों ही वो सूचना राष्ट्रपति को देगा, ऐसा लिख दीजिए। पहली बात तो लिखना ही नहीं चाहिए था, अब जब लिख दिया है तो आप ये लिखिए निर्णय लेते ही तुरंत जानकारी दी जाएगी। ऐसा वो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? एचवी कामत साहब। व्यक्तिगत रूप से मैं ये चाहता था कि ये सारा अनुच्छेद होता ही नहीं। देखिए साफ शब्दों में कह रहे हो, व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता था कि ये सारा अनुच्छेद होता ही नहीं। ये कौन से पेज पे लिखा हुआ है? 2385 पेज जो है उस पर लिखा हुआ है। यानी जो किताब हम पढ़ रहे हैं, ये वाली किताब, दिस वन, बता देता हूं, यूट्यूब वाले अक्सर पूछते रहते हैं। ये वाली जो किताब है, ये किताब का पेज नंबर स्टार्ट हो रहा है 1083 से स्टार्ट हो रहा है और ये जाएगी, आपकी यात्रा लंबी है और जा रही है 2463 तक जा रही है। इससे पहले ये किताब और थी जो कि 7वें सत्र पे थी, यानी 7वें सत्र पर 2 किताबें हैं, क्योंकि 7वां सत्र काफी बड़ा हुआ था, 36 दिन बैठ के चल रही है। तो 2385 पेज जो है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? एचवी कामत साहब कह रहे हैं कि पहली बात तो मैं चाहता ही नहीं था यह अनुच्छेद संविधान में रखा जाए, क्योंकि ये तो मंत्रिमंडल के कार्य नियमों का ही एक नियम है
और इस विषय में केवल इतना ही करना चाहिए था कि इसे मंत्री परिषद के कार्य नियमों में रख दिया जाता, किंतु क्योंकि ये हमारे समक्ष पेश हुआ है तो मैं ये संशोधन पेश करना चाहता हूं ताकि इसके उपखंड क के विषय में और स्पष्टीकरण हो जाए। क्योंकि यदि मंत्री परिषद के निर्णय को ज्यों ही वे किए जाए तुरंत ही राष्ट्रपति के पास पहुंचना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि वे उसके पश्चात तुरंत ही पहुंचा दिए जाएंगे, किंतु इसे पूर्णतः स्पष्ट कर देना चाहिए। पता नहीं प्रधानमंत्री कब पहुंचाए, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि तुरंत इसमें लिख देना चाहिए। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं इस संशोधन पर एक संशोधन है जो पंचम सूची का संशोधन संख्या 71 है, जो आर.के. सिद्धवा जी के नाम से है, जो परिषद में अभी उपस्थित नहीं है। तत्पश्चात हम संशोधन 1351 को लेते हैं जो कि ए.के. मेनन और बी.एम. गुप्त के नाम से, वे भी संशोधन पेश नहीं किए गए। अब लेते हैं 1352 जो कि प्रोफेसर के.टी. शाह के नाम से वो पेश किया जाएगा। प्रोफेसर के.टी. शाह क्या कह रहे हैं? ये तो विस्तार का विषय है और मैं ये चाहता हूं कि संशोधन को पेश करने के विषय में मुझे समा किया जाए। यानी प्रोफेसर के.टी. शाह भी अपना संशोधन पेश नहीं कर रहे। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे इस समय सभा के समक्ष केवल एक संशोधन रह गया है और वो कौन सा है? एच.वी. कामत साहब का है और अब इस खंड पर व्यापक वाद विवाद हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर, क्या आप इस पर कुछ कहना पसंद करेंगे? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कह रहे नहीं श्रीमान, मैं श्री कामत के संशोधन को स्वीकार नहीं करता। बस मुझे इतना ही कहना है कि मैं श्री कामत के संशोधन को स्वीकार नहीं करता, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं कहना। कन्नू भाई, अरे सर इस बुक को पढ़ने में हमें 5 जन्म लग जाएंगे। अरे क्यों लग जाएंगे भाई, हम है ना 5 जन्म क्यों लग जाएंगे? इसी जन्म में इसी समय हम पढ़ेंगे भाई। ऐसी एक बुक थोड़ी है, ऐसी टोटल 8 बुक्स है और इनमें तो 4 बुक पे हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए सारी चर्चा करेंगे, चिंता मत कीजिए। 7वां अधिवेशन खत्म हुआ, 5वीं बुक खत्म हुई है, अभी 3 बुक और बाकी पड़ी है, सब पढ़ेंगे, चिंता ना करें आप। इसके बाद में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने कह दिया कि मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं, मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे ओके, प्रश्न यह है क्या इस अनुच्छेद को स्वीकार किया जाए? तो इस अनुच्छेद के संशोधन को स्वीकार किया जाए, तो संविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया तो संशोधन अस्वीकृत हो गया। उपाध्यक्ष कह रहे हैं ठीक है, प्रश्न यह है कि क्या इस अनुच्छेद को संविधान का भाग बनाया जाए? तो संविधान का भाग बना लिया गया, स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार अनुच्छेद 65 जो कि आजकल आर्टिकल 78 के रूप में जाना जाता है वह संविधान का भाग बन गया। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय क्या करें? साधारणतया हम अपने मुस्लिम भाइयों की सुविधा हेतु 1 बजे कार्य समाप्त करते हैं। आज हम अपनी सुविधा के लिए अभी समाप्त कर देते हैं। सभा कल प्रातः 10 बजे के लिए स्थगित होती है। एम अनंत श्यामनम आयंगर साहब कुछ कह रहे हैं, क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं श्रीमान? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं सभा स्थगित हो गई है, अब कोई कार्य नहीं हो सकता है। इसके पश्चात शनिवार 8 जनवरी 1949 को प्रातः 10 बजे के लिए संविधान सभा स्थगित हो गई, ऐसा लिखा हुआ है। 1 घंटा और 8 मिनट आज हमने चर्चा की। संविधान सभा के 7वें सत्र के अंतिम दिन में अब हम कल प्रवेश कर लेंगे और अंतिम दिन यानी 36वां दिन, 2 महीने से अधिक का पीरियड इस सत्र में देखने को मिलता है, लेकिन बैठ के जो हुई है वो 36 दिन तक हुई है। 35 दिन तक हमने चर्चा कर ली। कैसे कर ली? बिल्कुल आपके सहयोग की वजह से ही यह संभव हो पाया। आप अगर नहीं होते तो यह हरगिज नहीं हो पाता। जूम और यूट्यूब के साथियों ने जो सहयोग किया वो बिल्कुल उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप हैं तो हम हैं, ये बात मैंने कई बार अलग अलग मंचों से कही। और संविधान सभा में कल एक सदस्य ने भी ये कहा था, जब वो बोल रहे थे लक्ष्मीकांत मैत्र, तो लाइट चली गई थी, तो उन्होंने कहा लाइट चली गई है, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप बोलते रहिए, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूं। तो एक मेंबर ने कहा कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रखिए। तो उन्होंने कहा कि चेहरे दिखाई देने से हमको प्रोत्साहन मिलता है। तो जूम के साथी जो एक्टिवली जुड़े हुए हैं और यूट्यूब के साथी जो दिखते तो नहीं है लेकिन उनके लगातार कमेंट्स और उनके जो प्रश्न है वो बड़े जबरदस्त है। हमने हमेशा कोशिश की कि टॉपिक से रिलेटेड अगर उनका कोई प्रश्न है, संविधान सभा के संगठन के संदर्भ में उनका कोई प्रश्न है, तो उसका हम जरूर समाधान करते हैं। कल 8 जनवरी 1949 की चर्चा 8 जनवरी 2024 को की जाएगी। कल हमारे 7वें सत्र का अंतिम दिन है, जरूर जुड़ेगा। आप लोगों के सर्टिफिकेट भी कल शाम तक पहुंचेंगे। आज इन लोगों के कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है, उन सब लोगों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।